नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने संविधान की विशेषताएं टॉपिक को लेकर के। दोस्तों, संविधान की विशेषताओं को पढ़ते हुए हम लोगों ने कुछ विशेषताएं हमने पढ़ ली थी और मैंने कहा था कि संविधान की विशेषताएं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने के नाते इसको हम डिटेल में काफ़ी गहराई से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। और उसी क्रम में मैंने कहा था कि लगभग 8-10 घंटे की हमारी क्लासेज होंगी, तो आप लोगों को अब ये लगने लगा होगा कि संविधान की विशेषताएं कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कितनी गहराई से कॉन्सेप्ट इसके अंदर होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ा जाता है, ये बातें अब मेरे साथ में समझ में आ रही होंगी। और उसी क्रम में चूँकि मैंने कहा था 8-10 घंटे की क्लासेज होंगी, तो 8-10 घंटे की क्लासेज के क्रम में ही लगभग 4-5 घंटे की क्लासेज हमारी हो गई हैं और कुछ क्लासेज अभी हमारी बाकी हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों नोट करें, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान पहली विशेषता हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने लिखित संविधान, औपचारिक संविधान, ये भी हमने दूसरी विशेषता पढ़ ली। तीसरी हमने कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण, ये टॉपिक भी, ये विशेषता भी हमने अच्छे से पढ़ ली थी। और साथ में संवैधानिक स्रोतों के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिटेल में बात कर ली थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था, एकात्मकता की ओर झुकाव वाली संघात्मक व्यवस्था। लास्ट क्लास के अंदर ये 5वीं विशेषता मैंने आपको बताई थी, एक्सप्लेन की थी, एकात्मकता की ओर झुकाव वाली संघात्मक व्यवस्था। दोस्तों, काफ़ी एक मैराथन लगातार एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स पे मैंने बात की थी। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनको आधार बनाते हुए, उनके आइडियल स्वरूप को मानते हुए संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था के रूप में जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, संघात्मक व्यवस्था का अमेरिका और एकात्मक व्यवस्था का ब्रिटेन, ये दोनों जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया, उन्हीं से कंपेरिजन करके इस संघात्मकता और एकात्मकता के लक्षणों को समझाया और उसके बाद में ये बताया कि भारत के संविधान की क्या स्थिति है। भारत का संविधान ना तो पूरी तरह संघात्मक है, ना पूरी तरह एकात्मक है। हाँ, हमारे संविधान में संघात्मकता के भी कुछ लक्षण पाए जाते हैं, तो कुछ लक्षण एकात्मकता के भी पाए जाते हैं। ऊपर से देखें, बाहर से देखें, बाहरी तौर पे देखें तो हमारा संविधान ऐसा लगता है कि भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक है, लेकिन जब उसकी कार्य प्रणाली में जाएं, कार्य प्रक्रिया के अंदर जाएं, तो कार्य प्रक्रिया के अंदर शासन प्रणाली, जो शासन की कार्य करने की स्थितियां हैं, या संविधान का गहराई से विश्लेषण करें तो आपको ये लगेगा कि हमारा संविधान के अंदर, हमारी शासन व्यवस्था के अंदर एकात्मकता की ओर झुकाव ज़्यादा है, एकात्मकता की ओर झुकाव रखे हुए है। मतलब हम संघात्मक स्वरूप का ढांचा अपनाते हुए भी हम भावनात्मक रूप से, प्रक्रियात्मक रूप से एकात्मकता की ओर ज़्यादा झुकाव रखते हैं। मतलब संघात्मक और एकात्मकता के लक्षण दोनों के ही हैं, लेकिन एकात्मकता के लक्षण हमारे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। उसके पीछे रीजन है दोस्तों, राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखना। राष्ट्र जो 200 वर्षों की गुलामी में रहा था, उस 200 वर्षों की गुलामी से बचने के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए एक सेंट्रलाइज पावर का, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का होना ज़रूरी है। यही कारण है कि भारत का संविधान जो है दोस्तों, ना तो हमने पूरी तरह अमेरिका की कॉपी की है, ना ही पूरी तरह ब्रिटेन की कॉपी की है। और आप लोगों को मैंने ये जो टॉपिक बताया था, कौन सा, संविधान के विभिन्न स्रोत, ये स्रोत के आधार पर आपको लग गया होगा कि हमने किसी पर्टिकुलर एक देश के संविधान की कॉपी नहीं की है, हमने विभिन्न देशों के संविधान को अध्ययन किया, उनका विश्लेषण किया, उनको समझा। समझने के बाद हमारी परिस्थितियों के साथ में उसकी रिलेवेंसी देखी और रिलेवेंसी देखने के बाद क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्या नहीं है, या उपयोगी है तो डायरेक्ट उपयोगिता है और जिस प्रावधान को दूसरे संविधानों ने अपना रखा उसको यों की त्यों हमारे यहाँ पे अपनाया जाए, उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को लगा होगा कि भारतीय संविधान जो है पूरी तरह से किसी की फोटोकॉपी नहीं है। हमारे यहाँ पर संविधान जो है हमारी विशेषताओं को लिए हुए है, हमारी कंडीशंस, हमारी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। ना तो पूरी तरह फेडरल है, ना पूरी तरह हम लोग एक यूनिटरी हैं, एकात्मक हैं, बल्कि विभिन्न संविधानवेत्ताओं ने भारत के लिए, भारतीय संविधान के लिए अलग अलग नाम दिए, अलग अलग बातें कहीं। जैसे कि अपन बात करें कि एक विचारक है जैसे मॉरिस जोन्स, मैंने लास्ट क्लास में भी इसका जिक्र किया था, वापस से पुनः इसको जिक्र करते हुए यहीं से अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मॉरिस जोन्स ने इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा, बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा।
बोरिस जॉनसन ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा। वहीं केसी वियर ने इसे क्या नाम दिया दोस्तों? केसी वियर ने इसको क्वासी फेडरलिज्म का नाम दिया। क्वासी फेडरलिज्म अर्ध संघात्मक व्यवस्था का नाम दिया। इसी ने एक और नाम दिया एकात्मक भाव वाला संघ। ये भी नाम इसने दिया, एकात्मक भाव वाला संघ, यानी एकात्मक में ही एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघ। या तीसरा एक और नाम आता है दोस्तों केसी वियर, ग्रैनविल ऑस्टिन। दोस्तों ग्रैनविल ऑस्टिन जो हैं, इन्होंने इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहयोगी संघवाद का नाम दिया। और एक और नाम आता है सर आइवर जेनिंग्स ने इसे एक अलग नाम दिया, फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा। तो दोस्तों ये एक एग्जाम में अक्सर करके एग्जामों में पूछे जाते हैं कि कौन से विचारक ने क्या क्या कहा, क्यों कहा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने वाली संघात्मक व्यवस्था, ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा। और सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा कि दिखने में तो संघात्मक है, लेकिन इसका झुकाव किसकी ओर है? सेंट्रलाइजिंग यानी केंद्रीकृत व्यवस्था की ओर इसका झुकाव है। ये सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। आपको याद होगा कि सर आइवर जेनिंग्स ने ही भारत के संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर बताया था। वहीं केसी वियर ने कहा था कि भारत कठोरता और लचीलेपन का मध्य एक अच्छा संतुलन को दर्शाता है, अच्छे संतुलन की स्थिति को दर्शा रहा था। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं आप लोगों को ये एग्ज़ाम के अंदर अक्सर करके पूछी जाती हैं, इनके बारे में आपको याद होना चाहिए। आपके पास में ये सारी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। जो भारतीय शासन व्यवस्था है, भारतीय शासन व्यवस्था के संबंध में ये विभिन्न स्टेटमेंट हैं जो कि विभिन्न विचारकों ने कहे। इस स्टेटमेंटों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। अंबेडकर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। दोस्तों भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में मतलब बिल्कुल संघात्मकता के एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर ही ढाल करके हमने पूरे देश को पूरी तरह संघात्मक संविधान के रूप में स्थापित कर दिया हो, ऐसा नहीं है। हमने आवश्यकता के अनुसार एकात्मकता का झुकाव रखा है, एकात्मकता की ओर लक्षण हमारे पास पाए जाते हैं। दोस्तों ये सारे के सारे जो पिछला टॉपिक चल रहा था एकात्मकता की ओर झुकाव वाली संघात्मक व्यवस्था, जो हमारे संविधान की विशेषता है, ये विशेषता हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इससे संबंधित बातें जो लास्ट क्लास में मैंने की थी वो सारी बातें यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। अब दोस्तों हम लोग नए विशेषता पे चलते हैं और नई विशेषता आती है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था
संसदीय शासन व्यवस्था भारत में आपको पता है दोस्तों, ये स्पष्ट है कि भारत के संदर्भ में भारत पर लगभग 200 वर्षों तक विदेशी औपनिवेशिक शासन रहा। विदेशी औपनिवेशिक शासन का मतलब है कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ शासन किया। और आपको बहुत अच्छे से, अब तो बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे साथ पढ़ते हुए कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था कैसी है। ब्रिटिशर्स ने जो शासन व्यवस्था अपने देश में अपना रखी थी उसको कम या ज़्यादा यहाँ की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज करते हुए उन्होंने संसदीय शासन व्यवस्था को ही भारत में स्थापित किया था। भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं लोकतंत्र के और संसदीय शासन व्यवस्था के ज़्यादा समर्थक माने जाते हैं। ये अपने यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसी मॉडल को अपनाते हुए भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रख दी थी। तो यही कारण है कि हमारे देश में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था यानी कि सरकार चलाने का जो प्रकार है, शासन व्यवस्था के जो आधार है, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि संसदीय शासन व्यवस्था के क्या लक्षण होते हैं, लेकिन मैं यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था के लक्षण बताने से पहले संसदीय शासन व्यवस्था का लक्षण तो बताऊंगा ही, सारी विशेषताएं आप लोगों की बुक्स में, किताबों में, सब जगह लिखी हुई हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया तो मिले। हम ये जाने कि शासन व्यवस्था के वर्तमान में लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर दो प्रकार हैं। जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। लोकतंत्र के अंदर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं, जो कि एक तो आपके सामने लिखी हुई है, क्या, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली। दूसरी होती है दोस्तों, जो दूसरा प्रकार है वो है अध्यक्षात्मक, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। दोस्तों हम लोग इसका बेस्ट एग्जाम्पल, जैसा मैंने संघात्मक में और एकात्मक में बेस्ट एग्जाम्पल बताया था, जैसा कि आपके सामने स्पष्ट किया था कि एकात्मकता का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कहाँ पर, ब्रिटेन के अंदर, यूके के अंदर। तो संसदीय शासन व्यवस्था का जो बेस्ट एग्जाम्पल आदर्शात्मक रूप माना जाता है वो भी ब्रिटेन को माना जाता है। ब्रिटेन के आधार पे ही हम तुलना करते हैं विभिन्न देशों की व्यवस्थाओं की। अगर कहीं पे संसदीय व्यवस्था है तो आइडियल सेंस में संसदीय शासन व्यवस्था का जो एग्जाम्पल माना जाता है वो ब्रिटेन को माना जाता है, और वहीं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में किसको माना जाता है दोस्तों, यूएसए को माना जाता है। यूएसए, अमेरिका को, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों ये बात तो आपको स्पष्ट हो चुकी होगी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों पड़ा। इसलिए पड़ा साथियों क्योंकि अमेरिका का निर्माण जो हुआ विभिन्न राज्यों के यूनाइटेड स्वरूप में हुआ, मिलजुल करके आपस में विभिन्न राज्यों ने मिलकर के एक अमेरिकी संघ की स्थापना की थी। तो राज्यों का समूह है, ये राज्यों को मिला करके बनाया गया है, राज्यों को ज़्यादा महत्व दिया गया, राज्यों की इच्छा पे डिपेंड करता है ये समूह, ये संघ जो है ये राज्यों की इच्छा पे डिपेंड ज़्यादा करता है, इसलिए इसका नाम संयुक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पड़ा था, संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों अब हम बात करें कि संसदीय शासन व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो सबसे पहली विशेषता मैं संसदीय शासन व्यवस्था की करूं तो संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। दोस्तों दोहरी कार्यपालिका का मतलब है कि यहां नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका दोनों ही पाई जाती हैं। नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है वो यहाँ जो ब्रिटेन की बात करें, हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल लें तो ब्रिटिश ताज, जो राजा रानी या साम्राज्ञी जो भी उस ताज को धारण करने वाला व्यक्ति होता है, ब्रिटिश ताज या सम्राट या साम्राज्ञी जो भी है, महिला है, पुरुष है, जो भी व्यक्ति है वो ताज को धारण करने वाला नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हम कहते हैं मंत्री परिषद होती है, तो दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एकल कार्यपालिका मतलब वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है, वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है, वही वास्तविक शक्तिशाली होता है। वहाँ पर जो शासन चलाया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा चलाया जाता है। वहाँ पर अकेला व्यक्ति एकल कार्यपालिका के रूप में होता है। राष्ट्रपति में ही संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं। जबकि यहाँ पर जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, शासन संबंधी जो भी कार्यपालिका है, उसके दो स्तर होते हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम से शासन जो नाम से चलता है वो तो ताज या राष्ट्रपति के नाम से चलता है, महारानी या महाराजा या राष्ट्रपति के नाम से शासन चलता है। जबकि शासन को चलाने वाले जो वास्तव में लोग हैं वो कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब आपको ये बात ध्यान देने की है कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर वास्तविक कार्यपालिका जो होती है, वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। और आपको ये पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर एक व्यक्ति नहीं होता, एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री इसके अंदर शामिल होते हैं, यानी मंत्रियों का समूह होता है, मंत्रियों का समूह होता है। तो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां मंत्रियों के समूह के पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती हैं, एक व्यक्ति के पास नहीं होती। यानी इस प्रणाली के अंदर एक व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार में किसी भी स्थिति में देश का सर्वेसर्वा नहीं हो सकता। तानाशाही स्वरूप आने की संभावना यहाँ सबसे कम पाई जाती है। जो यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है, इसमें एक व्यक्ति की तानाशाही को रोकने के लिए बहुत सारे सदस्यों के साथ मिलकर के कार्यपालिका के निर्माण का प्रावधान किया गया है, जिसको मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के नाम से जानते हैं। वो आगे भी बात करेंगे मंत्रिमंडल मंत्री परिषद में क्या अंतर होता है। लेकिन पहले ये जान लें कि मंत्री परिषद यानी कि वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वो लोगों का, मंत्रियों का समूह होती है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर एक ही व्यक्ति भी कार्यपालिका के रूप में हो सकता है, और सैद्धांतिक तौर पे तो वहाँ अकेला राष्ट्रपति ही कार्यपालिका माना जाता है। अगर वहाँ का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी मंत्री परिषद का गठन ही नहीं करे, वो अकेला ही पूरे देश का शासन चलाए और वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ही ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर मंत्रियों की नियुक्ति, कम से कम 12 मंत्रियों की नियुक्ति तो करनी पड़ती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में एक से ज़्यादा लोगों का होना जरूरी है। यहाँ पर एक व्यक्ति भी कार्यपालिका के रूप में हो सकता है। ये बात अलग है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रियों की नियुक्ति कर ले, अपने मंत्रियों का मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का गठन कर ले अपने को सहयोग करने के लिए। लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो करेगा ही करेगा, वो चाहे तो एक भी मंत्री को नियुक्त ना करे, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत एक ही व्यक्ति में कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं। वो किसमें होती हैं? केवल राष्ट्रपति में निहित होती हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। आपने ये पॉइंट मेरा पकड़ लिया होगा कि यहाँ एकल कार्यपालिका होती है। एकल कार्यपालिका मतलब नाम मात्र की शक्तियाँ या वास्तविक शक्तियाँ इस तरह से बटी हुई नहीं होती। वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ एक्चुअली राष्ट्रपति खुद के ही नाम से पूरे देश का एक्चुअल में शासन चलाता, वो किसी की सलाह पे काम नहीं करता, किसी की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पर चाहे तो अपने मंत्रियों को नियुक्त कर सकता है और चाहे तो नहीं भी करे। एक और बात बता दूँ दोस्तों आपको, अगर माना कि अमेरिका का राष्ट्रपति मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री नियुक्त कर लेता है, 10, 15, 20 मंत्री नियुक्त कर लेता है अपनी मदद करने के लिए, उनको विभिन्न मंत्रालय या विभागों को बांट देता है। दोस्तों, अगर मंत्रालय को बांट दिया, विभागों को बांट दिया, तो ये मंत्री जो हैं, अमेरिका के जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद के जो मंत्री अमेरिका के अंदर, वो मंत्री जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था, ब्रिटेन की जो संसदीय शासन व्यवस्था जो कि हमने भी अपनाए रखी है, वहाँ पर मंत्री जो है जनता के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। जबकि यहाँ के जो मंत्री हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, वो अपने कामों के लिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ मंत्रिपरिषद जो होती है वो मंत्रिपरिषद जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती।
मंत्रियों से जवाबदेही कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है, और राष्ट्रपति जवाबदेही लेते हुए अगर वो संतुष्ट होता है तो उनको पद से कभी भी हटा सकता है। इट इज क्लियर। तो दोस्तों यहाँ एकल कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक व्यक्ति का शासन हो सकता है। एक व्यक्ति तानाशाही रूप में 4 साल के लिए शासन कर सकता है, तानाशाही रूप भी अख्तियार कर सकता है, इसकी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। जबकि यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बाद में पावर है तो यहाँ तानाशाही स्वरूप आने की संभावना थोड़ी कम होती है। यही कारण है कि भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अनुरूप ज़्यादा अच्छी व्यवस्था कौन सी मानी गई है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप ज़्यादा अच्छी कौन सी है? संसदीय शासन व्यवस्था को माना जाता है। भारत में भी इसी को अपनाया गया है। भारत 200 सालों की गुलामी सही है। हमने जब संविधान बना रहे थे तो सोचा था, विचार किया था कि क्या अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया या संसदीय व्यवस्था को अपनाया, लेकिन हमने संसदीय व्यवस्था के पक्ष में वोट दिया। संविधान वेत्ताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाने की बात कही। उसके पीछे रीजन ये था कि भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, उनकी तानाशाही सही, उनका डिक्टेटरशिप हमने सही है। भारतीय जनता बड़ी प्रताड़ित थी, सपने में भी इतनी प्रताड़ना हम लोगों ने सहन की थी कि भारतीय संविधान वेत्ता, संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो सपने में भी तानाशाही को स्वीकार नहीं कर सकते थे। भारतीय जनता सपने में भी तानाशाही प्रकार की सरकार या तानाशाही की संभावना को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। एक कारण तो ये था कि हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। दूसरा कारण ये था दोस्तों कि अंग्रेजों ने जो हमारे यहाँ पर व्यवस्थाएं स्थापित की थी, जो प्रशासनिक संरचना, राजनीतिक संरचना जो प्रशासन की, शासन की स्थापित की थी, वो संसदीय व्यवस्था के अनुरूप स्थापित की थी। तो इससे हम लोग फैमिलियर हो चुके थे। हमारे प्रशासनिक अधिकारी संसदीय व्यवस्था के अनुसार ढल चुके थे, जनता भी संसदीय व्यवस्था के अनुसार ढल चुकी थी। यहाँ का जो चुनाव सिस्टम है संसदीय व्यवस्था का, वो यहाँ पे लगभग जनता रूबरू हो चुकी थी। जो सिस्टम वर्षों से विकास के दौर में हमारे यहाँ डेवलप हो चुका था राजनीतिक सिस्टम, उसको अब बदल करके एक नई व्यवस्था लेके आना उचित नहीं था। ये भी कहीं ना कहीं पैसे की दृष्टि से और अनुकूलता की दृष्टि से देखा जाए तो इसको अपनाना हमारे लिए बेटर लगा। इसलिए हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया बजाय किसके? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के। दोस्तों पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दोहरी कार्यपालिका और एकल कार्यपालिका का अंतर होता है। दूसरी हम बात करें, दूसरी विशेषता की हम बात करें दोस्तों, तो दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये है, संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है। विधायिका, पहले दूसरा पॉइंट ले लेते हैं अपन। कार्यपालिका विधायिका के प्रति, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, विशेषकर लोकसभा या निम्न सदन कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति विशेषकर लोकसभा या निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों आपको पता है सरकार, कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद जो होती है, वास्तविक कार्यपालिका होती है, वो विधायिका के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के लिए प्रति विशेषकर उत्तरदायी होती है। आपको पता है कि संसदीय शासन व्यवस्था में लोकसभा में ही बहुमत पेश करना पड़ता है, लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो प्रस्ताव हैं जो सरकार की अस्तित्व को निर्धारित करते हैं, ये सारे के सारे प्रस्ताव लोकसभा में आते हैं, निचले सदन में आते हैं
और निचला सदन विधायिका का ही पार्ट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति, खासकर निचले सदन या निम्न सदन या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों, ये संसदीय शासन व्यवस्था में हमेशा सरकार के ऊपर ये दबाव रहता है कि अगर उसने सही से काम नहीं किया तो लोकसभा में उसको जवाब देना पड़ेगा, संसद के प्रति जवाबदेहिता तय होगी। यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर दोस्तों थोड़ा सा अंतर है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, या अपन पहले शक्ति पृथक्करण से पहले कहें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, उत्तरदायी नहीं होती। मतलब क्या हुआ दोस्तों, कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ, जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री या सरकार के खिलाफ मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर नहीं लाया जा सकता। यहाँ जनता के द्वारा सीधे किसको, इनडायरेक्ट मेथड से ही राष्ट्रपति को चुना जाता है, और राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों, जनता राष्ट्रपति को चुनती है, वो जनता के प्रति ही उत्तरदायी होता है, ना कि विधायिका। वहाँ की विधायिका को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस के दो सदन होते हैं, एक सीनेट और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा। तो सीनेट और प्रतिनिधि सभा के प्रति ये उत्तरदायी नहीं होता है। यहाँ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट यहाँ पर अध्यक्षात्मकता का ये है। तीसरा पॉइंट है कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो संसदीय शासन प्रणाली है, उस संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा वो समझा होगा कि जो मंत्रिपरिषद है वो संसद का सदस्य होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनता है, प्रधानमंत्री या मंत्री जो भी पद पे बनता है, तो मंत्रिपरिषद का सदस्य के लिए जरूरी है कि वो मंत्रिपरिषद का सदस्य विधायिका का भी सदस्य होना चाहिए। यानी विधायिका में जिसको बहुमत प्राप्त होता है, उस बहुमत दल की सरकार को ही कार्यपालिका के रूप में, मंत्रिपरिषद के रूप में काम करने का मौका मिलता है। मतलब लोकसभा में जिसका बहुमत है उसको लोकसभा में जिसका बहुमत है उसी को सरकार बनाने का मौका मिलता है। अगर कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद में शामिल है लेकिन लोकसभा या राज्यसभा का किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो वो अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है मंत्रिपरिषद के अंदर। 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर वो सदस्य नहीं है तो उसे अपने पद से त्याग देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना ही पड़ेगा, उसको अपना पद त्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है, यानी कार्यपालिका और विधायिका के बीच में पूरी तरह शक्ति पृथक्करण नहीं पाया जाता, यानी कार्यपालिका विधायिका का ही हिस्सा होती है। यहाँ उल्टा है दोस्तों, यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर शक्ति पृथक्करण की अवधारणा पाई जाती है। शक्ति पृथक्करण की अवधारणा पाई जाती है। शक्ति पृथक्करण का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका, ये सरकार की तीनों शाखाएं, शासन की तीनों शाखाएं एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, पृथक पृथक होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कार्यपालिका वहाँ पर कौन है, राष्ट्रपति, और विधायिका क्या है, कांग्रेस। राष्ट्रपति अगर कांग्रेस के किसी सदन का सदस्य है, सीनेट का सदस्य है या वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का सदस्य है, आपको पता है कि कांग्रेस, वहाँ की विधायिका को हम कांग्रेस कहते हैं, और कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, सीनेट और दूसरा कौन सा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा। तो अगर राष्ट्रपति पद पर खड़ा होने वाला जो उम्मीदवार है वो सीनेट का या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, मतलब कांग्रेस के किसी भी सदन का जो कि अपने आप में विधायिका कहलाती है, उसका सदस्य है,
तो अगर उसे राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया जाता है या निर्वाचित हो जाता है तो सबसे पहले तो उसे इन पदों से इस्तीफा देना पड़ेगा या उस पद से इस्तीफा दिया हुआ मान लिया जाएगा, उसकी सदस्यता ये समाप्त हो जाएगी। तो हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ पर क्या है कि कोई सदस्य तभी मंत्री बनेगा जब वो संसद का सदस्य होगा, नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी। और वहीं पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर क्या है कि अगर मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य है, मंत्रिपरिषद मतलब अपन कह सकते हैं अकेला राष्ट्रपति भी है, तो राष्ट्रपति अगर किसी सदन का सदस्य है तो उसे राष्ट्रपति बनने पर उसकी संसद की सदस्यता, वहाँ की कांग्रेस की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और अगर वो अपनी मंत्रिपरिषद गठित कर लेता है, मंत्रिपरिषद में जो मंत्री हैं वो मंत्री अगर किसी भी सदन के सदस्य हैं, वहाँ की विधायिका यानी कांग्रेस के किसी भी सदन के सदस्य हैं, सीनेट का या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अगर वो सदस्य है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने पद से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। अपनी संसद सदस्यता से, अपनी सीनेटर की भूमिका से या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यता से उसे क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, तब जाकर के वो राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में शामिल होगा। जबकि हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, पहले संसद की सदस्यता लेना जरूरी है, नहीं है तो 6 महीने के अंदर तो लेना ही कंपलसरी है। दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी कि शक्ति पृथक्करण मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आपस में 3 घोड़े हैं। अमेरिका की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले ये तीनों घोड़े हैं, तीनों अलग अलग हैं जो अमेरिका के शासन व्यवस्था रूपी रथ को खींच रहे हैं, एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका। लेकिन ये तीनों घोड़े अलग अलग हैं, ये तीनों घोड़े एक दूसरे से निर्मित नहीं हुए, एक दूसरे में से नहीं बने। जैसा कि यहाँ पे कार्यपालिका विधायिका में से ही निर्मित हुई है, कार्यपालिका जो है मंत्रिपरिषद विधायिका में से ही निर्मित होती है, विधायिका का ही पार्ट होती है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर शक्ति पृथक्करण की अवधारणा को अपनाया गया है। साथ में तीनों घोड़े पैरेलल चले, अमेरिकी शासन व्यवस्था के रथ को प्रॉपर तरीके से खींचें, इसलिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका रूपी जो तीनों घोड़े हैं, इन तीनों घोड़ों को एक रस्सी से कॉमन बांध दिया है कि कोई भी किसी को ओवरराइड नहीं करे। इसलिए यहाँ पर शक्ति पृथक्करण के साथ में एक और सिद्धांत पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं शक्ति संतुलन का सिद्धांत। शक्ति संतुलन, चेक एंड बैलेंस। शक्ति संतुलन का सिद्धांत यानी शक्ति पृथक्करण और शक्ति संतुलन का सिद्धांत यहाँ पर पाया जाता है। इसी को कहते हैं हम क्या, चेक एंड बैलेंस की थ्योरी कहते हैं, ताकि तीनों घोड़े पैरेलल चलें, कोई किसी को ओवरराइड नहीं करे। अगर एक आगे बढ़े तो दूसरा उसको बैलेंस करे, दूसरा आगे बढ़े तो तीसरा करे, तीसरा, ये तीनों घोड़े आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल चलने चाहिए, तभी शासन व्यवस्था रूपी रथ जो है प्रॉपर तरीके से चलेगा। अगर एक घोड़ा आगे भागेगा, ओवरराइड करेगा, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेगा, दूसरा पिछड़ जाएगा, तो शासन व्यवस्था का रथ प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। इसलिए अमेरिका में शक्ति पृथक्करण और शक्ति संतुलन, चेक एंड बैलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अमेरिका के अंदर सरकार में शामिल होने के लिए, कार्यपालिका में शामिल होने के लिए विधायिका की सदस्यता छोड़नी पड़ती है और यहाँ पर विधायिका की सदस्यता लेनी पड़ती है। दोस्तों ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता और ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। इसके अलावा चौथी विशेषता हम बात करें दोस्तों, निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल की सरकार। आपको पता है कि संसद का जो निम्न सदन है, लोकसभा होती है, लोकसभा के अंदर जो सदस्य हैं, लोकसभा के अंदर जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उसी पार्टी की सरकार बनती है, यानी बहुमत प्राप्त दल की सरकार बनती है। निम्न सदन में बहुमत होना चाहिए। जबकि यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, चौथा पॉइंट जो यहाँ पे बात करें, इस तरह का यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुमत, किसी भी सदन में बहुमत होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बहुमत की आवश्यकता नहीं है, बहुमत दल अवधारणा नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ शक्ति पृथक्करण या शक्ति संतुलन का भाव पाया जाता है। शक्ति संतुलन
शक्ति पृथक्करण की अवधारणा के तहत कार्यपालिका विधायिका का अंग नहीं होती है, और यहाँ पे विधायिका का अंग होती है, यानी निम्न सदन में बहुमत जिस पार्टी को प्राप्त होता है वही सरकार बनाता है, वही मंत्रिपरिषद के रूप में अपनी सरकार का गठन करते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम पाँचवें पॉइंट की बात करें। पाँचवा पॉइंट एक और है, इस प्रकार की सरकार को प्रधानमंत्रीय स्वरूप की सरकार कहते हैं। प्रधानमंत्रीय स्वरूप वाली सरकार, प्रधानमंत्रीय स्वरूप वाली सरकार कहा जाता है। दोस्तों यहाँ मैं नंबरिंग इधर भी कर देता हूँ, 1 2 3 और ये 4, पाँचवा नंबर मैं यहाँ दे रहा हूँ। पाँचवा नंबर यहाँ पे हम कर रहे हैं। पाँचवा नंबर प्रधानमंत्री स्वरूप वाली सरकार, यहाँ पे कहते हैं हम लोग इसको, इस प्रकार की गवर्नमेंट को राष्ट्रपतीय स्वरूप वाली सरकार। राष्ट्रपतीय स्वरूप वाली सरकार कहते हैं इसको हम, राष्ट्रपतीय स्वरूप वाली सरकार, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री स्वरूप वाली सरकार कहते हैं। दोस्तों ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर जो है वो ये है कि निम्न सदन जो होता है वो विघटनशील होता है। यहाँ पर निम्न सदन विघटनशील, निम्न सदन विघटनशील होता है, जबकि मतलब लोकसभा के भंग होने से सरकार गिर जाती है। लोकसभा के भंग होने से सरकार गिर जाती है। यहाँ पर निम्न सदन, छठवां पॉइंट की बात करें तो हम कहेंगे कि निम्न सदन विघटनशील होता है, परंतु सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु सरकार पर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। निम्न सदन विघटनशील यहाँ पे भी होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो विघटनशील होता है, लेकिन उसका सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर निम्न सदन विघटनशील एवं सरकार का अस्तित्व पर प्रभाव होता है। मतलब निम्न सदन यानी लोकसभा विघटित हो जाती है तो सरकार गिर जाती है, सरकार भी अपने आप समाप्त हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। लोकसभा के या निम्न सदन के डिजॉल्व होने से ये क्या हो जाती है, सरकार अपने आप ही डिजॉल्व हो जाती है, गिर जाती है। और यहाँ पर निम्न सदन अगर डिजॉल्व हो जाए तो इससे सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री स्वरूप वाली सरकार में निम्न सदन को ज़्यादा महत्व होता है, मतलब निम्न सदन की महत्ता बहुत ज़्यादा होती है। एक और पॉइंट हम यहाँ कह सकते हैं कि निम्न सदन की महत्ता ज़्यादा पाई जाती है, और यहाँ पर निम्न सदन की तुलना में सीनेट जो उच्च सदन होता है उसका महत्व ज़्यादा होता है। यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर वैसे तो सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का भी महत्व होता है, लगभग बराबर से होता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से फिर भी हम कंपेरिजन करें तो यहाँ उच्च सदन जो होता है, सीनेट, उच्च सदन जो सीनेट होता है उस सीनेट का ज़्यादा महत्व होता है। और यहाँ पर उच्च सदन की तुलना में, राज्यसभा की तुलना में लोकसभा का महत्व ज़्यादा होता है। सरकार का अस्तित्व लोकसभा पे ही निर्भर करता है। संख्या बल देखें तो लोकसभा की संख्या बल ज़्यादा है, यहाँ पर जो है सीनेट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, सीनेट की स्थिति ज़्यादा मजबूत होती है। यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के विघटनशीलता से सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ता, और यहाँ पर सरकार, निम्न सदन अगर विघटित हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है तो सरकार भी डिजॉल्व हो जाती है, सरकार भी भंग हो जाती है। दोस्तों ये सारी बातें जो हैं
किसकी ओर हैं, संसदीय शासन व्यवस्था के लक्षण हैं, और ये सारे किसके हैं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं। दोस्तों ब्रिटेन में जो ब्रिटेन की संसद है, ब्रिटेन की जो संसद है, वो ब्रिटेन की संसद जिस स्थान पर, लंदन में जिस स्थान पर स्थित है उसका नाम है वेस्टमिनिस्टर। तो वेस्टमिनिस्टर नामक स्थान पर ब्रिटेन की जो सरकार है वो वेस्टमिनिस्टर सरकार संसद स्थित वेस्टमिनिस्टर नामक स्थान पर वहाँ की संसद स्थापित है। तो संसदीय शासन व्यवस्था के रोल मॉडल के रूप में ब्रिटेन को जाना जाता है, इसलिए ब्रिटेन की संसदीय स्वरूप वाली जो सरकार होती है उसको वेस्टमिनिस्टर टाइप की या वेस्टमिनिस्टर स्वरूप वाली सरकार के नाम से भी जाना जाता है, वेस्टमिनिस्टर सरकार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन की उत्तरदायी जो सरकार है, जो संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है वहाँ पे, उस हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति जो उत्तरदायी होती है उसको वो संसद, वो पार्लियामेंट जहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स भी स्थित है, उस पार्लियामेंट के स्थान जो है वेस्टमिनिस्टर स्थान पर वो स्थित है, इसलिए उसको वेस्टमिनिस्टर प्रकार की सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली को वेस्टमिनिस्टर शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो सरकार है, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदात्मक शासन प्रणाली है, वो उनमें क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, उनमें क्या क्या विशेषताएं होती है। तो मैं आपके सामने स्पष्ट करूं कि संसदीय शासन व्यवस्था के लक्षणों की बात करें तो दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। इसके साथ में एक और पॉइंट, यहाँ दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, यानी मंत्रियों का समूह होता है। यहाँ पर एकल कार्यपालिका होती है, यानी एक ही व्यक्ति कार्यपालिका के रूप में हो सकता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से संसदीय शासन व्यवस्था में कई सारे मंत्री मिलकर के सरकार का गठन करते हैं, एक व्यक्ति सरकार का गठन नहीं करता। दूसरा, कार्यपालिका विधायिका के प्रति, विशेषकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है। निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल की ही सरकार बनती है। बहुमत दल प्राप्त निम्न सदन में जिसको भी बहुमत प्राप्त जो दल है उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है। तो ये भी एक विशेषता इसकी है। इसके साथ में इसको प्रधानमंत्री स्वरूप की सरकार कहते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो चेयरमैन होता है वो चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है। और अनौपचारिक रूप से देखा जाए, व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो मंत्री परिषद की समस्त शक्तियों का व्यवहारिक रूप से उपभोग कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। इसलिए ये प्रधानमंत्री स्वरूप की सरकार कहलाती है। मैं इसकी चर्चा जब आपको प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ाऊंगा तब आपको पता लगेगा, अच्छे से समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री कैसे मंत्री परिषद की शक्तियों का व्यवहारिक रूप से उपयोग करता है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पद प्रधानमंत्री होता है। ये स्थितियाँ आपकी बहुत अच्छे से उस टाइम पे क्लियर हो जाएंगी। तो ये पॉइंट जो है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति, विशेषकर निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरी बात होती है, कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है। निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल की सरकार होती है, प्रधानमंत्री स्वरूप वाली सरकार भी कहलाती है। और लास्ट मैंने कहा, निम्न सदन विघटनशील सरकार का अस्तित्व पर निर्भर करता है, विघटनशील होता है और सरकार का अस्तित्व निम्न सदन की स्थायित्व पर निर्भर करता है। अगर निम्न सदन लोकसभा जो है विघटित हो गई, ब्रिटेन में इसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, भारत में लोकसभा कहते हैं, तो लोकसभा या हाउस ऑफ कॉमन्स अगर विघटित हो गया तो फिर सरकार क्या हो जाएगी, अपने आप विघटित हो जाएगी। अगर निम्न सदन बना हुआ है तो सरकार बनी हुई है, सरकार का अस्तित्व निम्न सदन के अस्तित्व पर निर्भर करता है। ऐसा यहाँ पर नहीं है, ऐसी बात यहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली में नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से ये संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन मैंने आपको बताया। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब एक और बात यहाँ पे कहते हैं कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्न में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है या संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। वो क्या करेगा कि 3 यहाँ से दे देगा, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है पूछ रहा है तो 3 यहाँ से दे देगा और 1 यहाँ से दे देगा। तो जो यहाँ से विशेषताओं में से कोई भी एक मिल जाए तो आप समझ जाना कि वो क्या है, वही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन पूछ लिया उल्टा कि निम्न में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो 3 विशेषताएं यहाँ से दे देगा, एक यहाँ से जो भी दे देगा वो मान लीजिएगा कि वो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। कई बार टिपिकल क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर। टिपिकल क्वेश्चन कैसे बनाता है कि निम्न में से संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं बताइए, सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है, इस तरह से पूछ ले। और आपके सामने 3-4 इनमें से ही दे दिया, उनमें से देने के पश्चात फिर आपसे पूछ ले कि कोई एक बताना है तो सभी के सभी विशेषताएं, लेकिन उपरोक्त सभी ऑप्शन में नहीं है। अब उनमें से हमको मोर करेक्ट देखना पड़ेगा कि सबसे प्रमुख बात कौन सी है। तो सबसे प्रमुख बात इसके अंदर अगर आप देखोगे तो दोहरी कार्यपालिका सबसे प्रमुख बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है संसदीय शासन व्यवस्था का, संसदीय शासन प्रणाली का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, वो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है दोस्तों? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कार्यपालिका विधायिका यानी निम्न सदन के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी। सामूहिक उत्तरदायित्व होना, विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होना, सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये सबसे पहला, अगर आपको मोर करेक्ट ऑप्शन छांटना है तो सबसे पहले वरीयता इसको दीजिएगा, ये आंसर होगा। इसके बाद में अगर दूसरी बात करें, दूसरे नंबर पे हम बात करें तो आप कहेंगे कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है। दूसरी विशेषता, दूसरे नंबर की जो टॉप रैंक की विशेषता है वो कौन सी है? कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है। फिर इसके बाद में दोहरी कार्यपालिका की बात करेंगे हम लोग, और फिर बाकी के जो हैं ये सारी बातें जो हैं, ये सारी की सारी बातें ये इसी से संबंधित है, फिर किसी भी क्रम में आ सकती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे मोर करेक्ट बात होगी कि कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति, यहाँ पे शब्द लिख सकते हैं आप लोग, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका विशेषता है कि विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से कार्यपालिका क्या होती है? उत्तरदायी होती है। खासकर किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों। मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है। दोस्तों ब्रिटेन के अंदर ताज के नाम से शासन चलता है। वहाँ वंशानुगत रूप से राजा या रानी जो होते हैं वो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं, इसलिए वहाँ शासन को सम्राट या साम्राज्ञी के नाम से संचालित किया जाता है। हालांकि वो नाम मात्र का शासक है, इसलिए वहाँ पर आज भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि वहाँ का सर्वोच्च शासक जो है आज भी जनता द्वारा निर्वाचित नहीं है, वो वंशानुगत रूप से होता है। जबकि भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। ये बात अलग है कि अप्रत्यक्ष हो, लेकिन है तो निर्वाचित अगर किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। तो भारत एक गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन क्या है? राजतंत्र है। तो भारत लोकतांत्रिक देश है, संसदीय प्रणाली वाला देश है और गणतंत्रात्मक देश है। 3 शब्द मैं आपके सामने जोड़ रहा हूं दोस्तों। भारत लोकतंत्र, सबसे पहली बात ब्रिटेन भी लोकतंत्र है, भारत भी लोकतंत्र है। दूसरी बात करें हम लोग, हम ब्रिटेन से कंपेरिजन करें तो भारत जो है, भारत लोकतंत्र के साथ में संसदीय शासन व्यवस्था का देश है। ब्रिटेन भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ संसदीय शासन व्यवस्था का देश है। तीसरी बात, ब्रिटेन में लोकतंत्र संसद होते हुए भी वहाँ पर आज भी राजतंत्र है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। वहाँ का जो शासक है, सर्वोच्च पदाधिकारी है, वो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता। जबकि हमारे देश के अंदर यहाँ एक डिफरेंस आ जाता है। हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है, वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। हम लोग गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, ब्रिटेन को हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं कह सकते। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहली बात आती है लोकतंत्र। लोकतंत्र के अंदर शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था। और संसदीय शासन व्यवस्था में भी एक और प्रकार आ जाती है, वो आ जाती है गणतंत्रात्मक व्यवस्था या राजतंत्रात्मक व्यवस्था। तो ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश है, भारत भी लोकतांत्रिक देश है। ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है, भारत भी संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है। ब्रिटेन जो है
लोकतांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली का देश होने के बावजूद भी वहाँ राजतंत्र आज भी मौजूद है। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, वंशानुगत रूप से राजा रानी का शासन चलता है, उनके नाम से शासन चलता है। जबकि भारत में लोकतंत्र और संसदीय शासन व्यवस्था के साथ साथ हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपना रखा है। मतलब हमारे यहाँ पर रिपब्लिकन सिस्टम है, रिपब्लिक सिस्टम है। हमारे यहाँ पर शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को दोस्तों ये पॉइंट भी मेरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि अध्यक्षात्मक संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर होता है। सारे पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से क्लियर किए हैं, अच्छे से स्पष्ट किए हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको छठवां पॉइंट भी आज अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा दोस्तों, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा था कि संविधान की विशेषताएं टॉपिक में मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, चीज़ें क्लियर करूंगा। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आगे के बहुत सारे टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएंगे। संविधान को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नेक्स्ट विशेषता लेके आएंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक पुनरावलोकन का समन्वय। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।